हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यूज जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, खासकर उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 एमसीक्यू टॉपिक वाइज हैं। पहला टॉपिक रहेगा एजुकेशन और पेडागोजी से संबंधित। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, या फिर 50 में, या 1961 में, या फिर 1985 में। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को नई दिल्ली में हुई थी। याद रखिए, इसकी डेट भी याद रखिएगा, 1 सितंबर 1961। जबकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इनकी एससीईआरटी, उत्तराखंड एससीईआरटी की स्थापना 17 जनवरी 2002 को हुई थी। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, एनसीईआरटी का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, एजुकेशनल है, इस वर्ड को याद रखिएगा। कहीं कहीं पर एजुकेशन भी लिखा आता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एजुकेशनल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सजा देना, या रटाना, या अनुभव आधारित शिक्षा देना, या व्याख्यान देना। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका जो होता है, अनुभव आधारित शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय परिचर्चा यानी एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कब जारी किया गया था? बट ध्यान रखिए, यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, पहली लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2005 में टिक मत कर देना गलती से। तो ये 1975 में पहली है। ठीक है, तो पहली जो थी 1975 में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। पहली जो थी 1975 में हुई थी और दूसरी 1988 में हुई थी, याद रखिएगा। तीसरी जो थी एनसीएफ जो थी 2000 में, उसके बाद एनसीएफ 2005 आया चौथा, और अब जो है 2022-23 यानी कि 2023 में, यानी कि ये जो अभी स्टार्टिंग से अभी तक जितने भी एनसीएफ आ चुके हैं, तो अभी जो है 5वीं है ये, अभी की जो है 2023 की 5वीं जो है एनसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, बच्चों की रुचि और ज़रूरतों पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बच्चों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बाल केंद्रित शिक्षा की जाती है, यह एनसीईआरटी का मानना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भूमिका क्या रहती है? एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में, या फिर एक सक्रिय सहभागिता के रूप में, या एक श्रोता के रूप में, या एक प्रशंसा करने वाले के रूप में। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सक्रिय भागीदारी। तो सक्रिय भागीदारी द्वारा जो होता है, सीखने की प्रक्रिया जो है आसान भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित अधिगम का दृष्टिकोण कौन सा है? पारंपरिक दृष्टिकोण है, या रचनावादी दृष्टिकोण है, या परीक्षा आधारित दृष्टिकोण है, या रटंत दृष्टिकोण है? तो इसका आंसर रहेगा रचनावादी दृष्टिकोण ही जो होता है अधिगम का जो है अनुशंसित दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सामाजिकरण पर आधारित होता है? पहला है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा है थॉर्नडाइक का प्रबलन सिद्धांत, और चौथा है स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार जो है सामाजिकरण का जो विकास का सिद्धांत है, वो जो होता है बाल विकास पर आधारित जो है, वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है? रटन शिक्षा को, गतिविधि आधारित शिक्षा को, परीक्षा आधारित शिक्षा को, या निबंध लेखन को? तो दोस्तों, एनसीईआरटी के एनसीएफ के अनुसार जो है गतिविधि आधारित शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूलों में शिक्षा का सुधार करना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, या शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नीति तैयार करना, या विद्यालयों की निगरानी करना? तो दोस्तों, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य जो होता है स्कूलों की शिक्षा का सुधार करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए आनंददायक और रचनात्मक अनुभव प्रदान करना, या फिर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करवाना, या नंबर सी है बच्चों को कठिन पाठ्यक्रम सिखाना,
या डी है बच्चों को परिभाषाएं रटवाना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा NCERT के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए आनंददायक और रचनात्मक अनुभव प्रदान करना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, NCERT में बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है? निष्क्रिय, सकारात्मक और सक्रिय, केवल श्रोता या रचनात्मक? तो बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है में जो है सकारात्मक और सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT के क्षेत्रीय कार्यों का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कार्य नहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों का होगा यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा। NCERT के क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्देश्य क्या होता है? केवल पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना, विद्यालयों में छात्रों की परीक्षा लेना, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना या केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना? तो दोस्तों NCERT जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनका उद्देश्य होता है विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसको सहायता प्रदान करते हैं? केवल शिक्षा मंत्रालय को, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, या फिर छात्रों को, या केवल निजी स्कूलों को? तो इसका आंसर रहेगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है ये कार्यालय सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, NCERT के अनुसार संवेदनशीलता और विचारशीलता के लिए कौन सा विषय बेहतर है? संवेदनशीलता के लिए और विचारशीलता के लिए विज्ञान, गणित, कला और संस्कृति या खेलकूद? तो दोस्तों संवेदनशीलता और विचारशीलता के लिए जो है NCERT के अनुसार कला और संस्कृति जो है विषय बेहतर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थित नहीं है? अजमेर में नहीं है, या शिलोंग में नहीं है, या मुंबई में नहीं है, या भोपाल में नहीं है? तो दोस्तों जो है NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय जो है अजमेर में भी है, शिलोंग में भी है, भोपाल में भी है, बट मुंबई में नहीं है। तो मुंबई इसका आंसर सही होगा। दोस्तों जो है ये 5 संस्थान जो हैं पूरे देश भर में NCERT के 5 संस्थान हैं। तो एक तो अजमेर में मैंने बताया आपको, एक शिलोंग में बताया, एक भोपाल में बताया है, एक मैसूर में है और एक भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 हैं। भुवनेश्वर जो है पूर्वी क्षेत्र के लिए है, अजमेर जो है उत्तरी क्षेत्र के लिए होता है, शिलोंग उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए है, मैसूर दक्षिण क्षेत्र के लिए है और भोपाल जो है पश्चिम क्षेत्र के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17, NCERT के अनुसार द्विभाषिक शिक्षा के क्या लाभ हैं? बच्चों में भाषा कौशल को विकसित करना, या बच्चों में दूसरी भाषा में कुशल बनाना, या बच्चों में द्विभाषिकता को बढ़ावा देना? तो बच्चों को जो है भाषा कौशल विकसित करना, बच्चों को दूसरी भाषा में कुशल बनाना और बच्चों में द्विभाषिकता जो है को बढ़ावा देना, ये सभी जो हैं सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? नंबर ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में। नंबर बी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में। नंबर सी है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में, या फिर भोपाल, दिल्ली, पटना में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ हैं? अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है और शिलोंग में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में मानवाधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, या बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करना, या बच्चों को कठिन विषय में पारंगत बनाना। तो बच्चों को जो है सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करना ही NCERT के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 3, 5, 4 और 6। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 5 हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं NCERT के अनुसार जो है भाषा शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 21 में, NCERT के अनुसार भाषा सीखने की 4 कौशल कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा है सुनना, अनुवाद, रटना, लिखना। तीसरा है पढ़ना, व्याख्या, लिखना, रटना। चौथा है बोलना, सुनना, गाना या लिखना। रटना तो वैसे आपका गलत हो जाएगा, तो आपका बचा ए और डी। तो डी में देखेंगे बोलना, सुनना, गाना, यहाँ गाना है तो ये भी हट जाएगा, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा शिक्षा में प्रेरणा विधि का क्या उद्देश्य होता है? व्याकरण के नियम सिखाना, या बच्चों को अपने नियम खोजने के लिए प्रेरित करना, या शब्दावली बढ़ाना, या अनुवाद सिखाना। तो भाषा शिक्षा में जो है बच्चों को नियम खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार भाषा शिक्षण में द्वितीय भाषा सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेक्षणीय दृष्टिकोण, या रटन पद्धति, या व्याख्यान विधि? रटन और व्याख्यान वैसे गलत हो गया, संप्रेक्षण और अनुवाद पद्धति में आपका जो होगा संप्रेक्षणीय जो दृष्टिकोण होगा वो सबसे उपयुक्त विधि होती है द्वितीय भाषा को सिखाने में एनसीईआरटी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, एनसीईआरटी के अनुसार भाषा अधिगम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण को समझाना या संवाद कौशल विकसित करना, किताबें रटवाना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना? किताबें रटवाना और अच्छे अंक लाना तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा आपका व्याकरण को समझाना और संवाद कौशल विकसित करना। तो भाषा अधिगम का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो संवाद कौशल विकसित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईआरटी में द्विभाषिक शिक्षण का महत्व क्या है? दोनों भाषाओं में सशक्त बनाना, या केवल एक भाषा को बढ़ावा देना, या अनुवाद कौशल विकसित करना, या भाषा को रटाना? तो दोस्तों एनसीईआरटी में जो है द्विभाषा शिक्षण का जो महत्व है वो दोनों भाषाओं में छात्र को क्या करना, सशक्त बनाना होता है। नेक्स्ट 26, एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक कक्षा में व्याकरण कैसे सिखाया जाना चाहिए? नियम रटवाकर, तो रटवाकर कोई चीज़ नहीं होगी। अभ्यास और उदाहरण देकर, ये हो सकता है आपका। परिभाषा सिखाकर, परिभाषा पर भी हम ध्यान नहीं देंगे। पाठ्य पुस्तक से सीधे पढ़कर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अभ्यास और उदाहरण देकर जो है हम प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा अधिगम के जो 4 घटक होते हैं उनमें सबसे पहला घटक कौन सा होता है? बोलना, सुनना, पढ़ना, या लिख? तो दोस्तों भाषा अधिगम के जो 4 घटक हैं उनमें ये जो 4 घटक हैं उनमें सबसे पहले होता है सुनना। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों को नई शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शब्दों को बार बार रटाना, तो यहाँ पर रटाना वर्ड हम अवॉइड करेंगे। कहानियों और गतिविधियों का उपयोग करना, ये सही हो सकता है। शब्दकोश का उपयोग करना यानी कि डिक्शनरी का उपयोग करना, ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। कठिन शब्दों का चयन करना, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एनसीईआरटी के अनुसार जो नई शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानी और गतिविधियों का उपयोग करना। तो दोस्तों थर्ड सेक्शन है हमारा गणित शिक्षण। तो एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के संदर्भ में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 29 है, एनसीईआरटी गणित में समस्या समाधान पद्धति का उद्देश्य क्या बताता है? रटने की आदत डालना, तो ये वैसे ही कम कैंसिल हो जाएगा। बच्चों में तार्किक कौशल विकसित करना, तो ये एक तरह से सही भी हो सकता है। अधिक प्रश्न हल करना, प्रश्न हल कर नहीं सकते हैं बट अधिक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। परीक्षा आधारित तैयारी भी कराना हमको जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो बच्चों में जो है तार्किक और कौशल विकसित करना, जो है तार्किक कौशल विकसित करना ही गणित में समस्या समाधान पद्धति का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक कक्षाओं में गणित अवधारणाएं, गणितीय जो अवधारणा है उनका सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है खेल और गतिविधि के माध्यम से, तो ये सही हो सकता है। कठिन सवाल पूछकर, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। व्याख्यान की तरह समझ नहीं पाएंगे प्राथमिक कक्षा के बच्चे। अभ्यास करा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम खेल और गतिविधि के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में गणित की अवधारणाओं को अच्छे तरीके से हम सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एनसीईआरटी के अनुसार अंकगणित सिखाने का उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास करना हो सकता है। परिभाषा सिखाना, तो ये कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं। रटाना भी उद्देश्य नहीं होता है। केवल खाली उत्तर दे देना ये भी उद्देश्य नहीं होता है। तो एनसीईआरटी का जो अंकगणित सिखाने का उद्देश्य होता है वो संख्यात्मक कौशल का विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एनसीईआरटी गणित शिक्षण में मूलभूत संकल्पना सिखाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या बताता है? बच्चों में तार्किक सोच को विकसित करना, या फिर परीक्षा की तैयारी कराना, तो परीक्षा की तैयारी किताबें रटवाना, या बड़े सवाल हल करना? तो तैयारी, परीक्षा की तैयारी करना ये कोई उद्देश्य नहीं है प्राथमिक ये मूलभूत संकल्पना का गणित में। रटवाना भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बड़े बड़े सवाल हल करना भी ये भी नहीं होगा। तो एनसीईआरटी का गणित शिक्षण में जो मूलभूत संकल्पना सिखाने का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना होता है। एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो खेल और गतिविधि के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, गणित में मूलभूत संकल्पना सिखाने का उद्देश्य क्या होता है एनसीईआरटी के अनुसार? तो गणित में जो मूलभूत संकल्पना है वो सिखाने का उद्देश्य होता है समस्या समाधान कौशल का विकास का। चौथा सेक्शन हम पढ़ते हैं विज्ञान शिक्षण। तो एनसीईआरटी ने विज्ञान शिक्षण में क्या बताया? एनसीईआरटी के अनुसार विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, या पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा पास करना, या प्रयोग रटवाना? तो खाली पाठ्यक्रम पूरा करना उद्देश्य नहीं होता, परीक्षा पास कराना भी उद्देश्य नहीं होता, प्रयोग को रटवाना भी उद्देश्य नहीं होता है। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ही जो होता है प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है?
बच्चों को प्रयोग करके देना या व्याख्यान देना, परिभाषाएं रटवाना या पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, है ना। व्याख्यान देना ये नहीं होगा, परिभाषाएं रटवाना भी, कोई रटवाना शब्द जहाँ पर आए वो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक पढ़ाना यहाँ भी कहता है। बच्चों को प्रयोग करने देना ही जो है सबसे अच्छा तरीका होता है विज्ञान सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 37, एनसीईआरटी जो है विज्ञान शिक्षा में परीक्षण और त्रुटि का उपयोग क्यों किया जाता है पूछ रहा है। तो बच्चों में जल्दी जवाब देने के लिए, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, या किताबें रटवाने के लिए, या विषय को कठिन बनाने के लिए। तो परीक्षण और त्रुटि का जो उपयोग होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया जाता है, न कि जल्दी जवाब देने के लिए या रटवाने के लिए या विषय को कठिन बनाने के लिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ही परीक्षण और त्रुटियों का उपयोग होता है। एनसीईआरटी के अनुसार रचनावादी दृष्टिकोण विज्ञान सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। व्याख्यान देना, प्रयोग अवकलन करना, ये रटना, या फिर प्रोजेक्ट बनाना। तो व्याख्यान और रटना तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो यह रचनावादी दृष्टिकोण, तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोग और अवकलन करना ही जो होता है सबसे प्रभावी तरीका होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन है सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 39, एनसीईआरटी के अनुसार इतिहास सिखाने का उद्देश्य क्या है। समय और स्थान की समझ विकसित करना, तिथियों को रटवाना, किताबें पढ़वाना, या नोट्स तैयार करना। तो इतिहास सिखाने का जो उद्देश्य होता है समय और स्थान की समझ विकसित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों को सामाजिक मुद्दे कैसे सिखाए जाने चाहिए। परियोजना कार्य और चर्चा के माध्यम से, किताबें रटवा करके, या परीक्षा के लिए नोट्स देकर, या व्याख्यान। तो रटवा कर, नोट्स देकर या व्याख्यान ये नहीं होगा, केवल परियोजना कार्य और चर्चा के माध्यम से सामाजिक मुद्दे हम बच्चों को सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 41, एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में इतिहास कैसे सिखाना चाहिए। तिथियों को रटवा करके, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से, नोट्स दे करके, या किताब पढ़ा करके। तो प्राथमिक कक्षाओं में इतिहास जो है कहानी और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है, न कि रटवा करके या फिर नोट्स दे करके या खाली पढ़ा करके। क्वेश्चन नंबर 42, नक्शा और ग्राफ का उपयोग सामाजिक अध्ययन में क्यों किया जाता है। छात्रों को उलझाने के लिए, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए, या समय बर्बाद करने के लिए। छात्र को उलझाने के लिए नहीं हो सकता है, समय बर्बाद करने के लिए भी नहीं होगा। अब इन दोनों में होगा अवधारणाओं को स्पष्ट करना या पढ़ाई को रोचक बनाना। तो इसमें जो है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए होगा, जिससे कि पढ़ाई भी रोचक बन जाएगी। तो ऑप्शन रहेगा 42 का बी। अब नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्मित पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में समान शिक्षा को कैसे परिभाषित किया गया है। प्रत्येक छात्र के लिए एक समान पाठ्यक्रम, या शिक्षा की सभी प्रणाली में समानता, या छात्र के व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, या सभी को एक ही भाषा में शिक्षा देना। तो दोस्तों एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें समान शिक्षा को जो है कैसे परिभाषित किया गया है, वो परिभाषित किया गया है छात्र के व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 44, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या बताती है। बच्चों को केवल रटने के लिए तैयार करना, शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास से जोड़ना हो सकता है, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, खाली पाठ्यक्रम पूरा कर दें पॉसिबल नहीं है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो केवल क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, शिक्षा को व्यक्तित्व विकास से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनसीईआरटी की प्राथमिक विद्यालय की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें कौन सी प्रमुख शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया जाता है। रटंत शिक्षा का, या सहभागिता आधारित शिक्षा का, या लिखित परीक्षा आधारित शिक्षा का, या केवल टीचिंग के द्वारा निर्देश देना। तो रटन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सहभागिता हो सकता है, लिखित परीक्षा आधार ये भी नहीं होगा, या खाली हम टीचिंग के द्वारा निर्देश दे दें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें जो होता है, प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें जो शिक्षा पद्धति है वो सहभागिता के आधार पर उनमें अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है। खेल और गतिविधियाँ, किताबों का अध्ययन, केवल भाषाई शिक्षा, या संख्यात्मक शिक्षा। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो होता है खेल और गतिविधियों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एनसीईआरटी की क्या रणनीति है, कौन सी रणनीति है जब बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करने की बात आती है। तो जब बच्चों में हम क्या करें, शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करें, तो एनसीईआरटी की क्या रणनीति है उसमें। तो एनसीईआरटी कहती है कठिन और जटिल कार्य को सौंपना या बच्चों को, या फिर उनके विचार और राय सुनना, या उन्हें किताबों में बंद कर देना,
या फिर एकमात्र पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना। तो एनसीईआरटी की जो रणनीति है, जब बच्चों में अगर शिक्षा के प्रति रुचि विकसित नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए, उनके विचारों को और राय को भी सुननी चाहिए। बच्चों के यानी कि छात्रों के विचार और राय को भी सुनना चाहिए। ये एनसीईआरटी की रणनीति है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और नीति यानी कि करिकुलम पर और पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन नंबर 48, एनसीईआरटी में जो मूलभूत साक्षरता है और संख्यात्मकता है यानी कि FLN, इसका क्या उद्देश्य है? रटने की आदत डालना या प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना या फिर कठिन विषय सिखाना या केवल परीक्षा के लिए तैयारी करवाना। तो FLN का जो उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको मजबूत करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की प्राथमिक पाठ्यपुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना या केवल रटन प्रक्रिया को बढ़ावा देना या कठिन शब्द सिखाना या अधिक प्रश्न शामिल करना। तो एनसीईआरटी की जो प्राथमिक पाठ्यपुस्तकें हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना होता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में समग्र शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चों का केवल शारीरिक विकास करना, बच्चों का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना या केवल परीक्षा पर ध्यान देना या केवल पुस्तकीय ज्ञान देना। तो दोस्तों एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में समग्र शिक्षा का जो अर्थ होता है वो बच्चों का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।